तो लास्ट लेक्चर में हम ये इंटेंसिटी पढ़ रहे थे, थोड़ा मेंटालिटी की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। पता नहीं उस समय मेरी मेंटालिटी को क्या हो गया था, जो मैंने मेंटालिटी की स्पेलिंग को अनइंटेंशनली विदाउट एनी रॉन्ग मेंटालिटी रोट द रॉन्ग मेंटालिटी। व्हाट इट, तो इसको ठीक कर लेंगे सब लोग। सो ये बात क्लियर हो गई। इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम वी हैपन टू स्पेंड समथिंग एंड दैट स्पेंडिंग इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर कमाएंगे तो और खर्च करेंगे, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड। गॉट इट क्लियर? व्हेन वी अर्न मनी इट इज नोन एज इनकम। जैसे जैसे कंट्री में एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इज एफओपीज बढ़ेगा, उन एफओपीज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इनकम ज्यादा दी जाएगी। तो जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। सो व्हेन आई एम रिसीविंग सम इनकम, आई हैव टू मोटिव्स, either I'll spend or I'll save. The more I spend, the less I happen to save, and the less I spend, the more I happen to save. So that part of income which is spent on day-to-day needs, children, is known as what is called as consumption, and that part of income which is not spent is called as saving. When that saving is put into some resource, some channel somewhere, and from there it is lent or given to somebody, somebody puts it into the business, that is called as investment. इतनी बात सबके खोपड़े में ठीक से चली गई? पक्का? चलिए, तो अब ये चार बातों का जिक्र है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं चारों की चारों। सो अगर आपने इनकम अर्न की तो आप उसमें से कुछ खर्च करोगे, एपीसी, कुछ नहीं भी खर्च करोगे बचा लोगे, दैट इज एपीएस। योर इनकम चेंजेस, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। उस इंक्रीज्ड इनकम का जो पार्ट आप खर्च करते हैं इट इज नोन एज एमपीसी, और उस इंक्रीज्ड इनकम का जो पार्ट आप नहीं खर्च करते, दैट इज सेव करते हैं, इट इज नोन एज एमपीएस। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं, एक दो बातें और पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक में लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। द फॉर्मूला ऑफ एपीएस एंड एपीसी बेसिकली, 100 कमाया, 80 खर्च कर दिया, योर एपीसी वुड बी 0.8 एंड योर एपीएस चिल्ड्रन वुड बी 0.2। 200 कमाया, 120 खर्च कर दिया, एपीसी इज 0.6 और एपीएस इज, एंड चिल्ड्रन ऑलवेज अनसेड ट्रुथ, दोनों का एग्रीगेट हमेशा क्या आएगा? 1। 180 खर्च कर दिया आउट ऑफ 300 एंड 120 सेव कर लिया। अगेन एपीसी इज कंजम्पशन अपॉन इनकम, 180 अपॉन 300 इज 0.6। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। 500 रुपी आपने कमाए और आपने कुछ भी नहीं खर्च किया, आप बहुत कंजूस टाइप के हैं, आपने पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, योर एपीसी वुड बी, कैसे सर? अरे सिंपल है भाई, 0/500 क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। क्लियर? एंड पूरा का पूरा पैसा बचा लिया, दैट इज एपीएस 1 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं एपीएस 1 कब होगा? व्हेन देयर इज नो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। रियलिटी में ऐसा हो ही नहीं सकता। गॉट इट? नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपने 400 रुपीज कमाए, पूरा का पूरा 400 आपने खर्च कर दिया, सेव्ड नथिंग। व्हाट विल बी योर एपीसी? 1, और एपीएस क्या होगा? 0। इज दैट क्लियर? एक और ले लेते हैं बच्चों। आपने 700 कमाया और खर्च कर दिया 770, योर एपीसी वुड बी 1.1 एंड एपीएस वुड बी -0.1। अगेन दोनों का टोटल क्या आएगा? गॉट इट क्लियर? तो एपीसी, आई रिपीट, एपीसी 1 तब आएगा जब आप पूरा खर्च कर दोगे, एपीएस 0 होगा। एपीएस 1 तब आएगा जब आप पूरा सेव करोगे और खर्च कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपका एपीएस नेगेटिव में है तो आपका एपीसी मोर देन 1 होगा। यू आर स्पेंडिंग मोर देन योर इनकम, हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो विजय माल्या जी का जो एपीसी था वो 1 से ज्यादा था। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? एक रिलेटिव का फोन आया परसों मेरे को, आई नीड सम मनी। मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। माय फैमिली मेंबर्स आस्क्ड मी व्हाट दे वर सेइंग। मैंने कहा कुछ नहीं, उनका एपीसी 1 से ज्यादा हो चुका है और एपीएस 0.1 है माइनस में। मम्मी कह रही पता नहीं लड़का क्या मेरा बकवास कर रहा है, इसको दूध दूध चढ़ गया है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पक्का?
तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर में इसको ना लिखा हो वो कृपया करके इसको झटपट नोट कर लें बच्चों। फिर आगे चलते हैं एमपीएस और एमपीसी की कहानी पे। क्विकली चलो। किसका? क्यों, आपने कॉपी नहीं किया क्या? तो फिर छोड़ दीजिए, जब कॉपी नहीं किया तो लिख के करेंगे क्या? जिसको पढ़ना है उन्होंने कॉपी कर लिया है। ओके, कोई टेंशन की बात नहीं है। आई एम नोबडी सर्वेंट कि मैं स्क्रीनशॉट भेजता रहूंगा। क्लासेस मेंट फॉर स्टडिंग बेसिकली, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो घर में पिताजी एक शॉट मारेंगे सीधा और आप घर से बाहर। ओके, तो बी लेस इंटरेस्टेड इन स्क्रीनशॉट्स। तो ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? Some students feel like when teachers write on the board in traditional classes or in online classes, they write on screen, they are hens and cocks, they are laying eggs basically. इसलिए बच्चों को भी एग्जाम में अंडा ही मिलता है। चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई? आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन में और सेविंग में भी चेंज आता है, एज इलस्ट्रेटेड इन द एग्जाम्पल। तो ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा, दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है बच्चों। चलते हैं आगे, टू द कॉन्सेप्ट, टू द कंटेंट, टू द कंपोजिशन ऑफ व्हाट इज नोन एज एमपीसी एंड चिल्ड्रन एमपीएस। तो यहां पे हम लिखेंगे एमपीसी पहले चिल्ड्रन, और उसके बाद लिखेंगे एमपीएस। चिल्ड्रन पहले तो आप डैश लगा लीजिए। क्यों सर? भाई इसके पहले कंपेयर करने के लिए कुछ था नहीं हमारे पास। If I ask you 100 से 200, what is the change in income? Your answer would be what, children? 100. कैसे आया 100? पहले 100 था, अब 200 हो गया। What is the change in consumption, children? 40. And what is the change in saving, children? 60. Is that clear? तो कैलकुलेशन करते हैं इसका। It is 40 upon 100. Answer is what, children? 0.4. And children, what is 60 upon 100? 0.6. अरे वाह सर, इन दोनों का टोटल भी सर टेकन फॉर ग्रांटेड क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आई बात? सो योर इनकम इज डबल्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे। योर इनकम इज डबल्ड, 100 से 200 हो गई। व्हेन आई से योर इनकम, मतलब योर कंट्रीज इनकम। कंट्री में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब मैं वाई बोलता हूं तो मैं एएसबी बोल सकता हूं, जब मैं वाई बोलता हूं तो मैं एएसबी बोल सकता हूं। व्हाट इट क्लियर? आपकी कंट्री में 100 करोड़ रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहे थे। एफओपीज को हायर किया गया, 100 करोड़ रुपए में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पीपल हु आर गेटिंग दिस मनी वर स्पेंडिंग 80 एंड नॉट स्पेंडिंग 20। एपीसी एपीएस आपने निकाल लिया। अब आपकी कंट्री में 200 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अगेन मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट बच्चों। क्लियर? अब जब आपकी कंट्री में इनकम डबल डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई बच्चों, क्या लोगों का खर्चा भी 80 से 160 हो गया? नो। तो हमने पढ़ा था कंजम्पशन वेरीज विद इनकम, बट ये नहीं पढ़ा था कंजम्पशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि जितनी कमाई बढ़ेगी उतना खर्चा बढ़ेगा। ऐसा थोड़ा होता है। अमेरिका में सर क्या होता है पता है? हाँ, अमेरिका में क्या होता है, जितनी कमाई बढ़ती है उससे ज्यादा खर्चा बढ़ाते हैं लोग, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। तो वो थोड़े से सो कॉल्ड यास टाइप के लोग होते हैं, हम लोग थोड़े से स्पेंड थ्रिफ्ट माइजर टाइप के लोग हैं। गॉट इट क्लियर? क्योंकि बड़ी परेशानियां देखी है विगत वर्षों में। सो योर इनकम इज डबल्ड बच्चों, 100 से कितनी हो गई? 200। क्या बच्चों आपका कंजम्पशन डबल हुआ? अदिति जी, स्मृति जी, संस्कृति जी, शताक्षी जी, वंश जी, पीपल ऑन द हॉट सीट, क्या हमारा कंजम्पशन डबल हुआ? नो। नो सर। इनकम डबल हुई बट कंजम्पशन सिर्फ 0.4 बढ़ा है। गॉट इट क्लियर? एंड सेविंग ज्यादा बढ़ गई। ऐसा ही होता है, जब आपकी कमाई बढ़ती है ना बच्चों, आप कंजूस हो जाते हैं, आप बचाते ज्यादा हैं और खर्च कम करते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड? तो एपीएस और एपीसी का एग्रीगेट करेंगे तब भी 1, एमपीसी एमपीएस का एग्रीगेट करेंगे तब भी 1। एक डिफरेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इनकम 100 से 200 हो गई, कितनी बड़ी? 100। खर्चा हो सकता है कि आप 100 से ज्यादा कर रहे हैं? हाँ सर कर सकते हैं। फिर सेविंग्स नेगेटिव में चली जाएंगी, सेविंग्स नेगेटिव में। आगे उसकी बात करेंगे, अभी बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अभी बस आपको रिश्ता क्या कहलाता है ये समझना है। तो एमपीसी का मतलब डिफरेंस इन योर कंजम्पशन व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस और इनकम
डिक्रीजेस। एमपीएस, ये एमपीसी था जो बताया, एमपीएस डिफरेंस इन योर सेविंग्स व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यहां तक सबने लिख दिया बच्चों? चेंजिंग द इंक कलर फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा बात पे, ध्यान दीजिएगा। नाउ चिल्ड्रन फ्रॉम 200 to 300 again change in income is what? 100. 120 to 180 change in consumption is what? 60. 80 to 120 change is what? तो आपकी इनकम जब 200 से 300 हुई, 100 बढ़ गई, तो आपका खर्चा कितना बढ़ा चिल्ड्रन? 60। और आपकी सेविंग्स कितनी बढ़ी बच्चों? 40। सो हेयर एंड आफ्टर वी से कि यहां पे आपकी इनकम बढ़ने से कंपैरेटिवली आपका खर्चा लास्ट टाइम से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। तो दीज रिलेशनशिप्स आर अंडरस्टूड। अब बच्चों एक दिमाग की बत्ती जला के आंसर दीजिएगा, अपने लेवल पे नहीं, मेरे लेवल पे नहीं, इंडिपेंडेंट लेवल पे नहीं, कंट्री के लेवल पे। इफ पीपल स्पेंड मोर, डिमांड विल बी मोर। व्हेन डिमांड विल बी मोर, for fulfillment or satisfaction of that demand, more goods and services would be made available in the market. For making more goods and services available in the market, the producers will employ more FOPs, they will be hiring more workers, more land area would be acquired, more entrepreneurs would be hired, more money would be invested in the business, FOPs would be getting more income, country would grow or fall? Grow, economic growth होगा। तो देश की तरक्की के लिए खर्चा ज्यादा होना चाहिए कि बचत ज्यादा होनी चाहिए? ऑप्टिमम लेवल पे। बट अगर आप खर्चा अपनी हैसियत से ज्यादा कर रहे हैं, आपको जरूरत है एक कार की, आपने लोन पे 2 खरीद ली, पड़ोस वाले शर्मा जी ने क्योंकि एक और खरीदी थी, तो भैया दूसरे का गाल लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए। बड़े बूढ़ों की कहावत है, कहते हैं ना, जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पांव फैलाओ, नहीं तो क्या होगा? मच्छर काट लेगा, डेंगू हो जाएगा। अरे कहने का मतलब जितनी आपकी इनकम है आप खर्च उसके अंदर ही करें। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? ज्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? बोरो करना पड़ेगा आपको। तो कंट्री के लेवल पे खर्चा ज्यादा होगा तभी देश की तरक्की होगी। ऐसा यूएस बिलीफ है, ऐसा यूएस बिलीफ है। इंडियन बिलीफ ऐसा नहीं है, बिकॉज वहां पे लोग बोरो करके खर्च करते हैं और फिर उनकी रीपेइंग कैपेसिटी होती नहीं है और सब बर्बाद हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? क्या सी होता क्या ना, कंट्री में बहुत बड़ी चेन होती है। अगर मैंने आज बैंक में 10 साल की एफडी करवाई, तो बैंक को पता है कि 90% केसेस में जो लोग एफडी करवाते हैं 5 साल 10 साल 20 साल की, 4 साल की, 2 साल की, वो उस टाइम से पहले पैसा मांगने नहीं आते। अब ये बैंक की रिसर्च इकोनॉमिस्ट टीम को डिसाइड करना है कि जहां पे हम लेंडिंग कर रहे हैं वो लेंडिंग सो कॉल्ड रिटर्नेबल हो। पता चला मैक्सिमम, अभी आपने देखा होगा बैंक आज से 5 साल पहले, खैर आप तो अभी इतने बड़े नहीं है, इतनी बुद्धि आप नहीं रखते, पापा मी से पूछिएगा, 5-7 years अगो, अर्लियर चिल्ड्रन, बैंक एसएमएस का कोई चार्ज नहीं लेता था। चेकबुक ऑलमोस्ट फ्री होती थी, सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट में पैसा लगता था। आप कितनी भी 2-4-10 पेज की स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, दे यूज्ड टू चार्ज नो मनी, सब फ्री रहता था। पासबुक अपडेशन रेगुलरली आप आज भी करा रहे हैं तो फ्री है, बट अगर आपने पासबुक अपडेट कराई 30-40 पेजेस एक साथ, अब बैंक सोच रहे भाई आप तो हमारा समय खराब करने आ रहे हो, तो बैंक चार्जेस इंपोज करता है। क्यों बैंक ने सब हरकतें चालू की? विजय माल्या जी पैसा लेके भाग गए, नीरव मोदी जी, मेहुल चोकसी जी, ये सब पैसा लेके भाग गए। अब बैंक्स को 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया, कहां से बैंक इसको पूरा करे? तो निर्मला आंटी ने क्या किया, जिन बैंक्स का पैसा लेके भागे थे उन लॉसी बैंक्स को प्रॉफिटेबल बैंक के साथ मर्ज कर दिया। नहीं समझे? एक्स बैंक को 3,000 करोड़ का नुकसान हो गया, वाई बैंक में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, मर्ज कर दिया तो इनका लॉस उनके प्रॉफिट से कॉम्पनसेट हो गया। वापस उतना गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगे? पहले चेकबुक फ्री थी, अब 70 रुपीज देना पड़ेगा। पहले एसएमएस चार्जेस फ्री थे, अब 100 रुपीज ईयर आपसे हम लेंगे। तो बैंक इस तरह की चिंदी चोरी वाली हरकतें करके साल में 500-700 करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 years अपने लॉसेस पूरे कर रहा है एक्चुअली में। समझ में आई बात? बट अगर ये चीज हमारे मिनिस्टर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट या प्रोफेशनल ओपनली मीडिया को बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, देश भड़ाम से गिर जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो यहां पे अब बात कर रहे थे लोग कि भाई ज्यादा खर्चा करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी। अमेरिका का क्या मानना है?
कि भाई हमारे देश में 100 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बने, तो एफओपीज को 100 करोड़ मिला। चलो 50 करोड़ रुपए के डॉलर और छापते हैं, इस 50 करोड़ के डॉलर को फैक्ट्रीज को दे देंगे, वो और लैंड अक्वायर करेंगे और मशीनें सेटअप करेंगे, उससे और गुड्स बनाएंगे और एफओपीज को एम्प्लॉय करेंगे, तो एफओपीज के हाथ में इनकम बढ़ गई। अगर इन गुड्स की कंजम्पशन अमेरिका के अंदर नहीं भी हुई तो वी विल एक्सपोर्ट, वी विल एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रीज में अग्रेसिव बाइंग बिहेवियर क्रिएट करेंगे। व्हाट? अग्रेसिव बाइंग बिहेवियर। तो जब आपके दादाजी क्लास 11th में पढ़ते थे, या इवन आपके पापा भी जब क्लास 11 12 में पढ़ते थे, और मैं भी जब 11 12 में था, इतनी आउटिंग को लोग नहीं जाते थे। घर में एक लैंडलाइन फोन होता था और पूरे 10 लोग की फैमिली उसको यूज करती थी। आज 10 लोग की तो फैमिली नहीं है, 4-5 लोग की फैमिली है और सबके पास 2-2 मोबाइल हैं। समझ में आ गया? तो हमारे खर्चे बढ़ गए। अब इन खर्चों को कवर अप करने के लिए हम कमाने के लिए मेहनत और करते हैं, और मेहनत करने के लिए शरीर की बैंड बजा दी हमने। शरीर की बैंड बजाई, दवाई खानी पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बढ़ गया। समझ में आया? कुछ रिसर्चेस तो ये भी बोलती है जो कोविड था ना, ये सोचा समझा वायरस था, इसके चलते ऐसी नई नई दवाइयां आएंगी जिससे फार्मास्यूटिकल बिजनेस बढ़ेगा। विंडोज अपडेट की तरह 6-6 महीने में इंडक्शन ठोका जाएगा, अपडेट 2.1, अपडेट 3.1। समझ में आई बात कि नहीं? तो यूएस इन लाइंस पे चलता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आज भी इंडिया की ट्रेडिशनल फैमिलीज में कोई गेस्ट आता है ना, तो उसको घर का खाना खिलाया जाता है। समझ में आ गया? और क्या होता है फॉरेन कंट्रीज में या हाई फाई सिटीज में, या सो कॉल्ड, जो लोग अपने आप को हाई फाई बोलते हैं, रेस्टोरेंट लेके चलेंगे। रेस्टोरेंट ले जाने में इज्जत समझी जाती है, और घर में खाना खिलाएंगे तो बेइज्जती। इनके पास पैसे वैसे नहीं है, ये बड़े गरीब हैं। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ चिल्ड्रन। 2001 I had my graduation completed and was doing MBA from Symbiosis Pune distance learning program. Got it clear? और मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा न्यू दिल्ली में, लक्ष्मण पब्लिक स्कूल। सो माय फादर्स फ्रेंड हु हैड एन एक्सपोर्ट बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ही यूज्ड टू लिव देयर। तो उनको पता लगा कि हम लोग दिल्ली आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, हॉस्पिटैलिटी एट आवर एंड, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। So he came in the morning to pick up us from the railway station. एक वैगनर टाइप गाड़ी लेके आए थे, और पापा बोलते थे एक्सपोर्ट बिजनेस है, लंदन वगैरह में पूरे यूरोपियन कंट्रीज में इनकी ज्वेलरी बिकती है। अब जब सुबह देखा वैगनर गाड़ी से, हमने कहा ये एक्सपोर्ट बिजनेस है, छोटी सी गाड़ी रखी है इन्होंने। देन ही टुक अस टू हिज होम, वहां पे चाय नाश्ता थोड़ा सा हुआ, उन्होंने कहा होटल में आपका रूम बुक है। और मैं तो हंसने लग गया पापा के ऊपर। आप कह रहे थे आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, और होटल में रूम बुक करा दिया है, शर्म नहीं आती इनको? ये बात मैं आपको 22 साल पहले बता रहा हूं कि भाई गेस्ट आया तो उसको घर में रोकिए, गेस्ट आया उसको घर में रोकिए। अननेसेसरी 4,000 रुपए का 3 स्टार होटल का रूम लिया था उन्होंने हमारी फैमिली के लिए। वॉट इट क्लियर? उसके बाद उन्होंने कहा कि आप नहा धो के रेडी हो जाइए, नीचे ही आपको कैफेटेरिया में नाश्ता मिलेगा, फिर मैं आऊंगा पिक करने के लिए और मेरे को एग्जाम सेंटर ड्रॉप कर देंगे। मेरे को एग्जाम सेंटर ड्रॉप कर दिया गया, और फिर दिल्ली में बड़ा फेमस एक रोशन आरा क्लब है, तो वहां पे गए, वहां पे चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर शाम को वापस होटल ड्रॉप, और बोला रात में डिनर के लिए चलेंगे। तो हमको लगा भाई घर में डिनर होगा इनके। डिनर पे आए तो अगेन दैट वाज अ डिफरेंट कार नाउ, मित्सुबिशी लैंसर। अब इंडिया में बंद हो गाड़ी, तो दिल्ली में कनॉट प्लेस पे क्राउन प्लाजा रेस्टोरेंट है, वहां ले गए। फिर हम लोग हंसने लग गए, घर में खाना भी नहीं खिला सकते थे, ऐसे दलित टाइप के। अभी स्टोरी का एंड बहुत मजेदार है। मेरे को आज भी याद है 7 से 8 हजार रुपए रेस्टोरेंट का बिल आया था उस जमाने में, और पहली बार मैंने रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर पिया था बच्चों, 20 साल पहले। मिनरल वाटर वाज अ लग्जरी। आज तो रेस्टोरेंट में बाय डिफॉल्ट है भाई मिनरल वाटर ही पियेंगे, क्योंकि नॉर्मल पानी साइंटिफिक रिसर्चेस की वजह से बहुत गंदी हो चुकी है वाटर टेबल। उसके बाद वापस ड्रॉप कर दिया गया। तो हम लोग ने पापा से पूछा कि भाई ये आपके दोस्त हैं, हमारे तो कोई गेस्ट आता है हमारे घर में ही रुकता है, क्योंकि घर बहुत बड़ा था। व्हाट इट क्लियर? फिर उसके बाद हम घर में ही उसकी सेवा करते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है। तो फिर उन्होंने एक दो चीजें बताई कि भाई अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बढ़ गया है। व्हाट इट क्लियर? तो उनके यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो होटल में ही स्टे होता है। तो पूरे दिन भर में उन्होंने अराउंड 15 से 20 हजार रुपए हमारे ऊपर खर्च कर दिए। दैट वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और हम क्या समझ रहे थे? अपनापन तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं पे। समझ में आई बात कि नहीं आई? आपके घर में आज भी गेस्ट अगर आते होंगे चिल्ड्रन, तो आप क्या करते होंगे? आप अपना रूम उनको देते होंगे। हम तो बाथरूम में भी सो जाएंगे जाके, कोई हम किचन में सो जाएंगे। पुरानी फैमिलीज में ऐसे ही होता था। बट अब लोगों के घर छोटे हो गए, बड़े बड़े घर नहीं होते लोगों के पास,
तो भाई होटल में रूम बुक करा दिया जाता है। तो हो क्या रहा है, ये 20,000 का फालतू का खर्चा हुआ। अब 20,000 अगर उन्होंने खर्च किया तो वो कमाने के लिए कुछ काम करेंगे ना। तो कंट्री में क्या होगा, एपीसी बढ़ रहा है। एपीसी बढ़ रहा है तो भाई होटल में रूम हायर किया गया, तो होटल की सर्विसेज की डिमांड बढ़ी। होटल में एक वेटर का नौकरी मिलेगा, उसके बाद नाश्ता पानी वहां बन रहा है तो शेफ को भी नौकरी मिलेगी। अब उसको नौकरी मिली तो उसको सैलरी मिली, तो वो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगा। ये सब चीजें वेस्टर्न कंट्रीज से इंडिया के अंदर आई हैं। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन फैमिलीज का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब इसको दो तरह से आप बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 फुल टू आवारागर्दी, पॉइंट नंबर 2 इकोनॉमिक ग्रोथ। आप क्या नाम देना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। आई रिपीट चिल्ड्रन, आप क्या नाम देना चाहते हैं, इट इज अप टू यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ लोग रेस्टोरेंट जाते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, कुछ लोग रेस्टोरेंट जाते हैं भाई खाना नहीं है घर में, आज सब्जी नहीं मिल पाई तो चलो लेके चले जाते हैं। बट ट्रेंड इज चेंजिंग। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? पहले दिवाली होली मिठाई सब कुछ घर में बनता था, अब सब बाजार से आता है। घर में क्यों बनता था, फैमिलीज बहुत बड़ी थी, 5-5 6-6 बहुएं हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे बच्चों जो अपनापन है दैट इज कमिंग टू एंड बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पड़ोस की आंटी ने एक नया शैंडलर खरीद लिया, आपने भी अमेजोन पे ऑर्डर करके खरीद लिया, चाहे आप उसको 365 दिन में 5 दिन नहीं चलाते। तो इट इज इकोनॉमिक ग्रोथ या पैसे की बर्बादी, चॉइस इज योर्स, आप क्या बोलना चाहते हैं। समझ में आ गई बात? तो जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है बच्चों, आप नए सोर्सेज ढूंढते हैं। घड़ी थी मेरे पास एनालॉग वॉच, बढ़िया चलती थी, पैसे आ गए तो डिजिटल वॉच खरीद ली। समझ में आ गया? पहले एक वॉच होती थी 10th क्लास पास करने में बच्चे को दी जाती थी, और बच्चे को दूसरी घड़ी उसके शादी पे मिलती थी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे पास 3 रिस्ट वॉचेस है, जरूरत तो सिर्फ एक की है। तो व्हाट इज दिस, इनकम बढ़ी, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग पे सोसाइटी खर्च करती है और आप इसको रोक नहीं सकते, अब ये कल्चर ही बन गया बेसिकली। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? तो स्टोरी हो सकता है आपको पसंद आई हो, ना पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट भी कर दीजिएगा। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? कंफर्म? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका खर्चा बढ़ेगा। इनकम में से कितना खर्च किया, एपीसी, कितना बचाया, एपीएस। इनकम के बढ़ने से कितना खर्च किया, एमपीसी, बढ़ने से कितना बचाया, दैट इज एमपीएस। अंडरस्टैंडिंग? तो कंट्री में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो एपीसी बढ़ना चाहिए, बट अगर एक लेवल तक ही बढ़ेगा तो ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रॉब्लमैटिक है। समझ में आ गया? आपने दवाई खाई बहुत कड़वी थी, मम्मी ने कहा चलो थोड़ी सी चीनी खा लो, 1 चम्मच चीनी खाने को बोला था, आप आधा किलो खा गए, तो डायबिटीज तो होना ही होना है। समझ में आ गया? थोड़ा सा स्टमक प्रॉब्लम था, मोशन प्रॉब्लम, डॉक्टर ने कहा लाइट फूड खाइए, मूंग की दाल खाइए, आप 15 कटोरी मूंग की दाल खा गए, यूरिक एसिड बढ़ गया आपका। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। समझ में आया? किसी का बीपी लो था, आपने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर कह रहा है नमक का घोल पिला दो, आपने कहा नमक का घोल तो डाइल्यूट होता है, नमक ही खिला देता हूं उसको, आधा किलो नमक ही खिला दिया, मर गया बेचारा, बीपी हाई होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया उसको। तो इट इज ऑप्टिमम लेवल, आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज ऑप्टिमम। तो इंडिया में प्रॉब्लम क्यों नहीं आती इस तरह का जैसा यूएस में रिसेशन चलता है? बिकॉज 3/4 से ज्यादा आबादी हमारी कहां रहती है बच्चों, रूरल सेक्टर में। आज भी वो उतना ही खर्च करते हैं जितना उनकी नीड है। व्हाट इट क्लियर? इकोनॉमी का बेड़ा किसने गर्क किया? हमारे आपके जैसे 30% लोगों ने, जरूरत नहीं भी है तब भी खर्च करेंगे। समझ में आ गया? यूएस में मेजोरिटी पीपल अर्बनाइज्ड है, मेजोरिटी लोग अर्बन सेक्टर में रहते हैं, तो वो अपनी कमाई से ज्यादा ही खर्च करते हैं, बचत पे ध्यान बहुत कम होता है। ग्रेट इंडिया सेल आई, जरूरत नहीं है, ऐसी फालतू में 3-4 सामान खरीद डाला। अंडरस्टैंडिंग? तो जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदे तो ठीक, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अगर खरीद रहा है तो वो अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। उसके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं मतलब कंट्री के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो यूएस में लोगों ने खर्च किया, अपनी इनकम को भी थोड़ा कम पड़ रहा है, पड़ोसी ने ज्यादा खर्च किया, मेरे को भी खर्च करना है, मैं लोन लेके खर्च करूंगा। अब मेरी लोन की रीपेइंग कैपेसिटी तो है नहीं, मेरे जैसे अगर मेजोरिटी लोग ऐसे हो गए तो हम लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। बैंक्स ने जिनसे पैसा लेके हमें लोन दिया था, बैंक रीपे नहीं होगा, मतलब नहीं कर पाएगा पैसा, और अल्टीमेटली बैंक्स बैंकरप्ट हो जाएंगे, रिसेशन आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए क्या करेगी, और डॉलर छापेगी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगी।
समझ में आई बात कि नहीं आई बात? Got it? इसीलिए जब यूएस में 2003, 4, 5 में रिसेशन आया तो जितने यूएस कंपनीज के ऑफिसर्स इंडिया में थे बच्चों, उन सब के प्रॉफिट सक कर लिए गए। और यहाँ पे जिन लोगों को 5 दिन ऑफिस बुलाया जाता था उनको 7 डेज कॉल किया गया। जो लो लेवल स्टाफ था उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी ऑफिस का दरवाजा खुद ही खोले, खुद ही घर से मिनरल वाटर ले आना। अब पानी की सर्विस ऑफिस में नहीं मिलेगी। पहले मॉर्निंग में 10 o'clock पे ऑफिस आते थे, शाम को 6 बजे जाते थे। अब सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं रिसेशन है, तो फिर काम ज्यादा क्यों करवाने? रिसेशन कैसा है उस कंट्री में? काम कर करके इतना प्रॉफिट कमा लो कि जो उन्होंने प्रॉफिट लूज कर दिए वो यहां से आप उनको दे सके। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? तो सारा खेल टेक्निकली एपीसी, एपीएस और एमपीसी और एमपीएस के लॉजिक से आप समझते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो वन हु इज स्पेंडिंग मोर बट डजंट हैज द कैपेसिटी टू स्पेंड, आप बोल सकते हैं सुधर जा, नहीं तो तेरा एपीसी 1 से ज्यादा हो जाएगा, तेरा एपीएस नेगेटिव में चला जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? तो प्लीज अपडेट दिस एग्जांपल इन योर क्लास कॉपी। तो चिल्ड्रन, अगर एमपीसी और एमपीएस में से किसी एक की वैल्यू मैं आपको दे दूं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अदर वन बिकॉज द एग्रीगेट इज ऑलवेज 1. So please copy this and then we happen to write one more composition. जल्दी से इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको और फर्दर रिलेशंस लिखूंगा इसके। चलिए, so children, write down certain relations and they go like this. MPC plus MPS equals to 1. MPC equals to 1 minus MPS and MPS equals to 1 minus MPC. Similarly, children, APC plus APS equals to 1. APC equals to 1 minus APS and APS equals to 1 minus APC. ऐसे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे आपको। एक दो तो बड़े बढ़िया न्यूमेरिकल आते हैं जहां पे ये डेरिवेशन आपको काम आएगा। क्विकली पुट इट। सो लेट्स कंटिन्यू विद द कॉम्पोजिशन। तो सब लोग समझ गए बच्चों प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है? पक्का? कंजम्पशन फंक्शन हेडिंग डाल के ये लिख दें, C equals to FY. As your income increases, your consumption will increase. As your income decreases, your consumption will decrease. May or may not be in same or different proportion. Got it? तो पैरेलल रहेगा, that is for sure. 10% इनकम बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ेगा। कितना? दैट आई कांट से। 20% इनकम कम हो गई, कंजम्पशन कम होगा। कितना? दैट आई कांट से। ओके, तो सर हु विल से, यू कांट से? अरे भैया, एपीसी विल से। तो अगर मैं बोलूं कि आपका एपीसी 0.75 है, इट मींस आप अपनी कमाई का 75% खर्च कर देते हो। इफ आई से कि आपका एपीएस 0 है, तो आप अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं। तो आप अपनी कमाई को पॉकेट मनी समझ लीजिए। मंथ एंड में आपने 90% पॉकेट मनी खर्च कर दी। पापा विल आस्क कितना खर्च हुआ, यू विल से एपीसी 0.9 है, वो समझ जाएंगे। समझ गए? सो कंजम्पशन शेड्यूल ये हम पढ़ चुके हैं। इट्स अ रेपिटेशन बच्चों, कुछ नया नहीं है इसमें। इट्स अ रेपिटेशन। पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, 2 अप्रोचेस अंडर थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एक है क्लासिकल अप्रोच और दूसरी है केनेजियन अप्रोच। केनेजियन अप्रोच आपने थोड़ी बहुत पढ़ ली है, J.M. कीन साहब ने दी थी, और क्लासिकल जो है वो उसके भी पहले लोगों ने दी थी। मतलब यू कैन से केनेजियन अप्रोच तो 29 to 39 के बीच में काम आई, और उसके भी पहले प्रायर 29 चिल्ड्रन इट वाज कॉल्ड एज क्लासिकल। अब ये मत सोचिएगा क्लासिकल में कुछ भरतनाट्यम वगैरह हुआ होगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उनको बोला जाता है जो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आ गए, और सर आजकल जो आएंगे वो अल्ट्रा मॉडर्न, गैलेक्सी, एआई। हाँ, अब तो एआई इकोनॉमिस्ट आएगा, एआई मॉडल्स बन जाएंगे। डन चिल्ड्रन? लिख दिया सबने? चलिए, सो राइट द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। क्लासिकल अप्रोच क्या बोलती थी? क्लासिकल अप्रोच ये बोलती थी दैट सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। सर कुछ समझ में नहीं आया, सिर के ऊपर से उड़ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्विच ऑन करिए, कर लिया?
सप्लाई का स्विच ऑन कर लीजिए, कर लिया। मोनालिसा की पेंटिंग का ध्यान करें बस। पंडित जी पूजा करा हैं, गणेश जी का ध्यान करिए, तो आप मोनालिसा की पेंटिंग का ध्यान करिए। दुनिया में एक ही थी, ऑब्वियसली मैंने नहीं उसको बनाया है, किसने बनाया था? लियोनार्डो डा विंची। समझ में आ गया? पंची था, विंची बन गया, बाद में मैंने श्राप दिया था इसको। सो मोनालिसा की पेंटिंग का अगर ऑक्शन करें बच्चों, दुनिया में एक ही है, तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा बट क्वांटिटी वुड रिमेन सेम। तो क्लासिकल अप्रोच को इकोनॉमिस्ट्स ने उस जमाने में लिखा था, आई रिपीट चिल्ड्रन, उस जमाने में लिखा था जब कभी लोगों को ऐसा पता ही नहीं था कि हम रिसोर्सेज बढ़ा सकते हैं। हम अज्यूम करते थे कि ऑल द रिसोर्सेज ऑन प्लैनेट अर्थ आर सुपर फिक्स्ड, बट साइंटिफिक रिसर्चेस मेड देम एक्सपैंडेड। पाम जुमेरा आइलैंड का नाम सुना होगा, दुबई में लैंड की स्कैसिटी को खत्म कर दिया। गॉट इट क्लियर? सोलर इंस्टॉलेशंस, विंड मिल्स, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नॉट जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो शॉर्ट सप्लाई था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपके घर में भी हो सकता है सोलर पैनल लगाओ, तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का उतना प्रॉब्लम नहीं आता। उस जमाने की बात कर रहे हैं जहां पे लोगों के अंदर ऐसी सोच थी ही नहीं। मतलब आप बोल सकते हैं वही जमाना जहां पे सोचते थे एकदम आगे तक चले जाएंगे, अर्थ एंड हो जाएगी और नीचे गिर जाएंगे हम। समझ में आ गई बात? तो डेज वर देयर व्हेन इट वाज थॉट ईदर इट इज लैंड और इट इज लेबर और इट इज कैपिटल और इट इज ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर तो थे ही नहीं उस जमाने में, सिर्फ लैंड लेबर कैपिटल ही चलता था। व्हाट इट क्लियर? ये माना जाता था कि इनकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, तो इनकी सप्लाई एकदम फिक्स रहेगी, प्राइस बढ़ेगा घटेगा बट क्वांटिटी वुड रिमेन सेम, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सबको ये समझ में आ गया? तो जब हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इनकम भी फिक्स्ड होगी, इनकम भी फिक्स्ड होगी। और अगर उन एफओपीज की डिमांड बढ़ती है तो हमको उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे बट हम सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते। तो उस जमाने की थ्योरी विच वॉज अज्यूमिंग दैट रिसोर्सेज आर फिक्स्ड इन नेचर, कंट्री में अगर डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन होगा और आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। बट कीन साहब ने बोला भाई ऐसा शॉर्ट रन में हो सकता है बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो सकता। गॉट इट क्लियर? लॉन्ग रन में हमारा कैपिटल और लेबर दोनों वेरिएबल होता है। तो 1983 में जब मारुति की गाड़ी इंडिया में बिकती थी 47,300 रुपीज, मारुति 800 का एक शोरूम प्राइस होता था बच्चों। डबल द प्राइस पीपल यूज टू पे बिकॉज डिमांड वॉज ह्यूज एंड सप्लाई वॉज लेस। आज गाड़ी डिस्काउंट पे बिकती है। समझ में आ गया? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कर ली, अपनी कंट्री में और प्लांट सेटअप कर लिए, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती गई। तो अब इन्फ्लेशन इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमेना नॉट अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। बट इस थ्योरी का जब तक सो कॉल्ड प्रचलन चल रहा था बच्चों, अजम्पशन ये था कि भाई सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड है, हम इंक्रीज डिक्रीज कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ इन्फ्लेशन का ही शिकार आपको होना पड़ेगा। तो डेज वर देयर, लोगों को बुखार होता तो मर जाते थे, आज कैंसर की चौथी स्टेज से वापस चले आते हैं। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो प्लीज कॉपी दिस चिल्ड्रन। क्लासिकल अप्रोच which is assuming to say कि सप्लाई ऑफ एफओपीज हैपन टू रिमेन सेम, प्राइस बढ़ेगा अगर डिमांड बढ़ गई, प्राइस घटेगा अगर डिमांड घट गई, बट आप इनके क्वांटिटी में चेंज नहीं कर सकते। Got it? Quickly do it. So moving ahead children, Keynesian approach क्या बोलती है? In short run, price of goods do not change and the elasticity of supply is infinite. At a given price level, output can be increased till all the resources are fully satisfied. तो जेएम कीन साहब का सोचना ये था बच्चों, देखिए लाइन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। तो जेएम कीन साहब का सोचना था कि जैसे जैसे, मैं फिर से इसको शो कर रहा हूं चिल्ड्रन, जैसे जैसे कंट्री में डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई हम बढ़ाते जाएंगे। बट बच्चों क्या ये इनफाइनाइट है? नो, लैंड एक लेवल तक ही आप एक्सपैंड कर सकते हो फैक्ट्री लगाने के लिए, एक लेवल तक ही आप नए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक लेवल तक ही आप लोगों को हायर कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा कि आपको 10 वर्कर्स की जरूरत है 10 मिल गए, 20 की जरूरत है 20 मिल गए, 500 की जरूरत 500 मिल जाएंगे। नो 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 नो, पॉपुलेशन भी एक टाइम पे आके फिक्स हो जाएगी। अभी लोग पैदा होंगे, बड़े होंगे, काम करने लायक होंगे, तभी तो आपको मिलेंगे। सर दूसरी कंट्री से ले आए, वो भी एक लेवल तक ही होगा, इनफाइनाइट कुछ भी नहीं होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। आपकी कॉलोनी में एक शॉप ओपन हुई, धीरे धीरे लोग वहां पे कॉलोनी में बढ़ गए, एक और शॉप ओपन हो गई, और लोग कॉलोनी में रहने आ गए, एक और शॉप ओपन हो गई।
कैसा होगा कि 10 साल में 2000 दुकानें खुल गई कॉलोनी में? ऐसा कभी नहीं होगा। एक लेवल तक ही ये एक्सपैंड होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जेएम कीन साहब का मानना था, एज डिमांड इंक्रीजेस इन द कंट्री, द सेलर्स हैपन टू एम्प्लॉय मोर एफओपीज। वो और जमीन लेंगे और वर्कर्स को हायर करेंगे और पैसा लगाएंगे और इनोवेशन लाएंगे और गुड्स की सप्लाई को बढ़ाएंगे। बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सोचते थे कि ऐसा नहीं है। तो कीन साहब ने बोला कि मैं कुछ टाइम में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करवा दूंगा, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि इन्फ्लेशन एक बार हो गया तो कंट्रोल नहीं होगा। समझ में आई बात? तो पुराने जमाने के जियोलॉजिस्ट क्या सोचते थे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, अर्थ का एंड होगा, भड़ाक से गिर जाएंगे। बट बाद में रिसर्चेस हुई, पता लगा अर्थ इज सर्कुलर इन शेप, हम कभी गिरेंगे नहीं। फिर जाके ग्रेविटी का प्रिंसिपल आया। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझे? समझ गए? तो बस ये 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए और इस ग्राफ को फ्री हैंड बना लीजिए। चलिए फर्दर नोट डाउन चिल्ड्रन। Once an economy attains full employment level, all the workers are employed, all the resources are put to use, पूरा पैसा लगा हुआ है। फर्दर हम प्रोडक्शन चाह के भी नहीं बढ़ा सकते, यहां पे अब इन्फ्लेशन ही आएगा। हम इसको कंट्रोल, गुड्स को फर्दर प्रोड्यूस करके नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? अब यहां पे काम आती है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई कम करेगा, लोगों को लोन देगा नहीं, पीपल वोंट बी गेटिंग द मनी टू स्पेंड, they won't be going to the market, sellers would start reducing the price of goods and services so that they become saleable. ऐसे सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। गॉट इट? फिर से मेरी बात सुनिए, गुड्स की डिमांड यहाँ पे, सप्लाई यहाँ पे। इसको कंट्रोल करने के लिए, सही करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? और फैक्ट्री सेटअप करेंगे और वर्कर्स हायर करेंगे और पैसा लगाएंगे, गुड्स को और बनाएंगे कि मार्केट में जो शॉर्टेज है, जो गुड्स महंगे में बिक रहे हैं बिकॉज डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, और गुड्स मार्केट तक जाएंगे, मार्केट में गुड्स की शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, सप्लाई पूरी हो रही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। बट फर्दर डिमांड और बढ़ती जा रही है, हम इधर से सप्लाई बढ़ा रहे हैं, डिमांड और बढ़ रही है। अ डे केम व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। यहाँ पे सारे के सारे वर्कर्स को हायर किया जा चुका और वर्कर्स नहीं हमारे पास, ऑल लैंड इज यूटिलाइज्ड और जमीन और फैक्ट्री लगाने के लिए कैपिटल हमारे पास नहीं है। तो अब इन्फ्लेशन चल रहा है बाजार में, इसको प्रोडक्शन से आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। भारत सरकार कूदेगी बीच में, सेंट्रल बैंक कूदेगा, क्या करेगा? मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, लोन देना कम कर देगा। कैसे कम करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। पीपल विल बोरो लेस, व्हेन पीपल विल बोरो लेस दे वोंट हैव मनी टू स्पेंड, व्हेन दे वोंट हैव मनी टू स्पेंड दे वोंट गो टू द मार्केट, व्हेन दे वोंट गो टू द मार्केट डिमांड विल कम डाउन, सेलर्स का सामान बिकेगा नहीं, वो प्राइसेस को कम कर देंगे। ये भी हथकंडा अगर काम नहीं आता, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट under the aegis of Ministry of Finance, as per fiscal policy, tax rate, income tax, GST नहीं, income tax, GST बढ़ाएगा तो और इन्फ्लेशन आ जाएगा, इनकम टैक्स को बढ़ा देंगे। पहले आपके पापा 30% टैक्स देते थे, अब 70% देंगे। लोग कहेंगे चलो कनाडा चलते हैं। तो इनकम टैक्स का रेट इतना नहीं बढ़ता है, इनकम टैक्स का रेट बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम पैसा तो सरकार ले गई, अब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम बाजार जाएंगे नहीं, सेलर का सामान बिकेगा नहीं, वो प्राइस को कम कर देगा। गॉट इट? तो 3 तरह से आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। प्रोड्यूस मोर गुड्स तो शॉर्टेज खत्म होगी, बट अगर यह कंडा काम नहीं आ रहा तो फिर 2 तरीके हैं, मनी सप्लाई को कम करो, टैक्स रेट को बढ़ा दो। ओके, तो ये 45 डिग्री की लाइन क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं, बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। नो, जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी। गॉट इट? तो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल नजर आ रहा है? ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं, बट एक बार फिर से करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।